हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो मैं आपको हॉर्नबिल का जो सेकंड चैप्टर है वो आज पढ़ाऊंगी। द चैप्टर इज़ वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये जो कहानी है ये लिखी है गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट ने। गॉर्डन कुक एक बहुत फेमस सेलर थे, एलन ईस्ट एक लिटिगेटर थे, मतलब ये एक लीगल एडवाइज़र थे। दोनों ने साथ में मिलकर ये कहानी लिखी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो टाइटल है ये इन्वर्टेड कोमाज में है। यहाँ देखो दोनों तरफ इन्वर्टेड कोमाज है और आपको यूजुअली ये नहीं देखने को मिलेगा ऐसे सभी चैप्टर्स में। सिर्फ आप देखोगे कि इस चैप्टर में इन्वर्टेड कोमाज में इस टाइटल को लिखा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किसी कैरेक्टर ने कही है। तो जो इस चैप्टर में आप 6 कैरेक्टर्स देखेंगे, 6 कैरेक्टर्स में से एक कैरेक्टर ऐसा है जिसने ये स्टेटमेंट कही है और उसी स्टेटमेंट के मतलब उसी बात पर इस चैप्टर का नाम रख दिया। ओके, तो इस चैप्टर की कहानी मैं इस तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा। लाइन बाय लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर की क्या समरी है। एक बार थोड़ा अगर समरी आपने समझ ली तो आपको ये चैप्टर बहुत आसान लगेगा। ये जो चैप्टर है ये एक थ्रिलिंग जर्नी के बारे में है, थ्रिलिंग जर्नी अक्रॉस द सी। ये एक सी वॉयज के बारे में कहानी है। सी मतलब समुद्र, वॉयज का मतलब होता है एक लॉन्ग जर्नी। कौन सी जर्नी? लॉन्ग जर्नी, जिसे हम क्या कहते हैं? वॉयज कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले इसकी समरी बताती हूँ। देखो इस चैप्टर में आपको कितने कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे? 6 कैरेक्टर्स। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है वो है नरेटर। ठीक है, वो है नरेटर। फिर जो सेकंड कैरेक्टर है नरेटर की वाइफ, थर्ड कैरेक्टर नरेटर की डॉटर एंड फोर्थ कैरेक्टर है नरेटर के सन। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ 6 कैरेक्टर्स है, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको सिर्फ 4 कैरेक्टर ही बताए हैं। तो जो रेस्ट 2 कैरेक्टर है, 5th एंड 6th, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम इस पूरी फैमिली के बारे में बात करते हैं। जो नरेटर है ये 37 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है, कितने साल का है ये? 37 ईयर्स ओल्ड, और ये एक बिजनेसमैन है। नरेटर की जो वाइफ है उनका नाम है मैरी, एंड नरेटर की जो डॉटर हैं उनका नाम है सुजैन। एक सेकंड, स्पेलिंग मिस्टेक हो चुकी है। तो उनका नाम है सुजैन, जो कि 7 ईयर्स ओल्ड हैं। कितने साल की हैं ये? 7 ईयर्स ओल्ड। नरेटर के जो सन हैं, जो बेटे हैं इनके, उनका नाम है जोनाथन, जो कि 6 साल के हैं। तो देखो ये बात है कुछ 200 साल पहले की, 200 ईयर्स अगो। एक कैप्टन हुआ करते थे, कैप्टन जेम्स कुक। ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक ने एक सी रूट डिस्कवर किया था। इन्होंने एक रास्ता खोजा था, समुद्री रास्ता, और ये बहुत अच्छे सेलर थे, बहुत फेमस सेलर थे। ये नए नए सी रूट्स को डिस्कवर करते थे। तो इन्होंने एक सी रूट डिस्कवर किया कि किस तरीके से इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाया जा सकता है। इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाया जा सकता है सी रूट से। तो इन्होंने ये रास्ता खोजा था। कौन सा रास्ता? कि कैसे हम इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं वाया सी, समुद्र के रास्ते से। और इसी रास्ते को, ये जो रास्ता है, इसी रास्ते को हमारे जो नरेटर हैं अब वो कॉपी करना चाहते थे। मतलब वो इसी रास्ते को खोजना चाहते थे, राउंड द वर्ल्ड जाना चाहते थे। एंड नरेटर जो और इनकी जो वाइफ है वो लगभग पिछले 16 सालों से, कितने सालों से? 16 सालों से वो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो सी वॉयज कर पाएँ। हमारे जो नरेटर और इनकी वाइफ है मैरी, ये जो दोनों हैं ये ब्रिटेन से बिलोंग करते हैं, ये ब्रिटिश पीपल हैं। और ब्रिटेन जो है ना वो बेसिकली उसके आसपास काफ़ी वाटर बॉडीज़ हैं।
तो उन वाटर बॉडीज़ में ये दोनों प्रैक्टिस करते थे और पिछले 16 सालों से ये प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि ये इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया वाला रास्ता कंप्लीट कर पाए। ओके, अब ये रास्ता कैसे जाना था वो अब आपने समझना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। देखो, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो यहाँ वाला जो पार्ट है वो हो गया इंग्लैंड का पार्ट। ओके, अब अगर आप बिल्कुल नीचे यहाँ जाएंगे साउथ में, तो यहाँ पर है साउथ अफ्रीका, ठीक है। और आप अगर इस साइड जाओगे तो यहाँ है ऑस्ट्रेलिया। देखो, जो एसएसटी वगैरह अगर किसी को बहुत अच्छे से आती है तो इसको जज मत करना, क्योंकि मेरा मेन मकसद है यहाँ पर आपको चीज़ें समझाना। वैसे भी मैं इंग्लिश टीचर हूँ, तो आप इस चीज़ को समझ के चलना कि हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। हमने ये एकदम से एग्जैक्ट अगर लोकेशन बिठाने लग गए तो फिर ये चैप्टर में और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इंग्लैंड में एक शहर है जिसका नाम है प्लिमिथ। अब बहुत सारे लोग इसको प्लिमाउथ बोलते हैं, इसको बेसिकली प्रोनाउंसिएशन जो इसकी करेक्ट है वो है प्लिमिथ। ओके, क्या है? प्लिमिथ। और साउथ अफ्रीका जो है इसकी कैपिटल है केप टाउन, ठीक है। और यहां पर है इंडियन ओशन। इस चीज को आप ध्यान से समझना। ये हो गया इंग्लैंड, इंग्लैंड में एक शहर है प्लिमिथ। साउथ अफ्रीका आपको बिल्कुल ऐसे सदर्न कॉर्नर पे मिलेगा और इसके बिल्कुल ऐसे नीचे कोस्टल एरिया पर है केप टाउन जो इसकी कैपिटल है। इस साइड हमने ऑस्ट्रेलिया देख लिया, बीच में हमने इंडियन ओशन देख लिया, और यहां पर है सदर्न अटलांटिक ओशन। ओके, अब देखो, हमने ऊपर यहां क्या पढ़ा था कि जो कैप्टन जेम्स कुक हैं, इन्होंने सी रूट डिस्कवर किया था कि कैसे हम इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं समुद्री रास्ते से। तो देखो, इन्होंने कौन सा रास्ता खोजा था? इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया। तो ये रास्ता ऐसे था, कुछ यूं जाके और फिर यूं था। इसी सेम रास्ते को हमारे जो नरेटर हैं वो कॉपी करना चाहते थे, मतलब वो यही रूट जो है ना रास्ता लेकर ऑस्ट्रेलिया जाकर वापस ऐसे घूमकर वो अपने शहर प्लिमिथ आना चाहते थे। ये उनका प्लान था। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो नरेटर और उनकी वाइफ हैं ये पिछले 16 सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे। तो अब इतनी बड़ी चीज़ के लिए जब ये प्रैक्टिस कर रहे थे तो इन्होंने एक स्पेशल बोट बनवाई, या ये कह लो एक स्पेशल शिप बनवाई, ठीक है। अगर मैं शिप कहूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो इन्होंने जो ये शिप बनवाई थी इसका नाम दिया इन्होंने वेव वॉकर। क्या नाम दिया इस शिप का? वेव वॉकर। क्योंकि जब ये यहाँ ऑस्ट्रेलिया से जब ये यहाँ इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो इसके लिए इनको एक बहुत मजबूत सी शिप चाहिए ना, तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया शिप बनवाई जिसका नाम इन्होंने रखा वेव वॉकर। और जो ये शिप थी ये 23 मीटर लॉन्ग थी एंड इसका वजन था 30 टन। इसके अलावा जो इन्होंने ये जर्नी प्लान की थी, इन्होंने सोचा था कि ये 3 साल में 3 इयर्स में इस जर्नी को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आपने ये नहीं सोचना कि ये इंग्लैंड से बस ऑस्ट्रेलिया तक का रास्ता 3 इयर्स तक करना था। नहीं, इंग्लैंड से ये कहाँ जाते? साउथ अफ्रीका, फिर जाते ये ऑस्ट्रेलिया, फिर ऑस्ट्रेलिया से ये घूम कर फिर जाते ऐसे। क्योंकि अभी आप समझो ना, ये 3D समझो बेसिकली इसको। ये तो सामने वाला मैंने आपको रूट दिखाया है, अब इसके पीछे से रूट लेकर ये फिर इंग्लैंड जाते। तो मतलब ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करना चाहते थे, और जिसके लिए इन्होंने डिसाइड किया कि इसमें इनको कितना टाइम लगेगा, 3 इयर्स लगेंगे। ओके, अब इतनी बात क्लियर हुई। एक चीज़ और आपने समझनी है, जो इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया का जो रास्ता है, ठीक है, वो कैसे जाना था? इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका एंड देन साउथ अफ्रीका से
ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो पूरा डिस्टेंस है इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक का, कैसे, यूं जाकर यूं, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस जो सी रूट का था वो था 2,55,000। ठीक है। और अगर इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका की बात करें तो ये रास्ता अब डिवाइड हो जाएगा ना। अगर इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया तक का पूरा डिस्टेंस 2,55,000 है तो इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका कितना पड़ेगा और साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया कितना पड़ेगा वो हमें इसमें से देखना है। तो इंग्लैंड टू साउथ अफ्रीका ये जो किलोमीटर था ये था 1,05,000 किलोमीटर, और साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया था 1,50,000 किलोमीटर। तो ये देखो, ये अगर आप जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 2,55,000। ऑलराइट, इतना आपने समझ लिया। तो आपने देखो यहाँ पर क्या क्या समझना है कि देखो यहाँ पर एक फैमिली है, नरेटर, उनकी वाइफ, उनके डॉटर, उनके सन। तो नरेटर और उनकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो एक सी वॉयज को कंप्लीट करेंगे, और नरेटर इस पूरे के पूरे समुद्री रास्ते पर अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाते हैं। ये ध्यान रखना, इनके साथ इनकी वाइफ भी होती है, इनकी डॉटर, इनके सन होते हैं, पूरी फैमिली होती है। और ये उस रास्ते पर जाना चाहते थे जो रास्ता ऑलरेडी 200 साल पहले एक बहुत फेमस सेलर थे कैप्टन जेम्स कुक, इन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन इन्होंने इसके लिए, इस रास्ते को पूरा कंप्लीट करने के लिए पिछले 16 साल से ये प्रिपरेशन कर रहे थे, ताकि मतलब एक फॉर्मिडेबल प्रिपरेशन कर रहे थे ताकि अच्छे से ये सी वॉयज कर पाएँ। एंड इसके अलावा इन्होंने जो सोचा था वो ये था कि ये प्लिमथ से साउथ अफ्रीका जाएंगे, साउथ अफ्रीका से ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से वापस घूम कर ये इंग्लैंड आ जाएंगे। ये इनका प्लान था। अब इस प्लान में एक ट्विस्ट और है। ट्विस्ट ये है कि इन्होंने ये डिसाइड किया कि केप टाउन से ये 2 सेलर्स को पिक करेंगे, हायर करेंगे। किनको? 2 सेलर्स को, या ये कह लो 2 क्रूमैन को ये हायर करेंगे। ठीक है। एक तो थे अमेरिकन कैरेक्टर जो अमेरिका से बिलोंग करते थे, एक थे स्विस कैरेक्टर जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने सोचा कि केप टाउन से हम एक सेलर को जो अमेरिका से है और एक दूसरा सेलर जो स्विट्जरलैंड से, इन दोनों को हम हायर कर लेंगे ताकि इनकी मदद से हम डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया पहुंच पाएं। तो जो अमेरिकन कैरेक्टर थे उनका नाम है लैरी विजिल, एंड जो स्विस कैरेक्टर मतलब जो स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं उनका नाम है हर्ब सीगर। ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखो 6 कैरेक्टर कर लिए। अगर आप ध्यान से देखें तो 4 कैरेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिए थे। जो 5th कैरेक्टर है वो है लैरी विजिल जो कि अमेरिका से हैं, और सेकंड है हर्ब सीगर जो कि कहाँ से हैं, स्विट्जरलैंड से। तो ये 6 कैरेक्टर हो गए पूरे। तो अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम इन्होंने ये जो अमेरिकन एंड स्विस कैरेक्टर, इनको केप टाउन से हायर क्यों करने का सोचा? ये इनकी कंट्री से भी कर सकते थे। देखो ये जो दोनों कैरेक्टर है ना, लैरी विजिल एंड हर्ब सीगर, ये दोनों सेलर्स हैं, और केप टाउन के नीचे पूरा समुद्री इलाका है। एक तरफ सदर्न अटलांटिक ओशन है तो दूसरी तरफ इंडियन ओशन है, राइट। और ये सेलर्स हमेशा कोस्टल एरियाज के पास में रहते हैं, राइट। तो ये जो लैरी विजिल एंड हर्ब सीगर है, इनको इन्होंने डिसाइड किया कि ये केप टाउन से पिक करेंगे। अब क्वेश्चन दूसरा आपके माइंड में ये आएगा कि इन्होंने ये डिसाइड ही क्यों किया कि किसी को पिक करेंगे हम? ये अकेले अपनी फैमिली के साथ भी तो जा सकते थे। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर हम इंग्लैंड से साउथ अफ्रीका के ऐसे केप टाउन में आए तो ये रास्ता स्मूथ है, ये रास्ता ईजी है। लेकिन जब हम केप टाउन से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे ये रास्ता बहुत मुश्किल है। इसके पीछे रीज़न है सदर्न इंडियन ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है, बहुत रफेस्ट ओशन है, और इस रूट को पार करना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसीलिए इन्होंने सोचा कि हमें 2 सेलर्स की और ज़रूरत पड़ सकती है ताकि अगर हम मुश्किल में हो तो कोई हमें बचाने वाला भी हो। ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया था केप टाउन से हम लोग 2 सेलर्स को हायर करेंगे, लैरी विजिल एंड हर्ब सीगर, और फिर ये डायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। ये इनका प्लान था,
ओके, अब ये तो था ओवरव्यू। अब मैं आपको आगे बताती हूँ कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो इन्होंने ये जर्नी शुरू की थी इंग्लैंड से 1976 जुलाई में, ठीक है। इन्होंने जैसे सोचा था वैसे ही इन्होंने रास्ता अपना कंप्लीट किया इंग्लैंड से, मतलब इंग्लैंड में जो शहर है प्लिमथ, वहाँ से ये गए केप टाउन। केप टाउन जब ये पहुँचे, ये आराम से स्मूथली पहुँच गए थे। लेकिन केप टाउन से इन्होंने प्लान जो किया था कि ये लैरी विजिल एंड हर्ब सीगर को पिकअप करेंगे, उनको वहाँ से हायर करेंगे और तभी ये सीधा ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। तो यहाँ केप टाउन से जब ये नियर अराउंड, मैं यहाँ पर ये साउथ अफ्रीका इसलिए इरेज कर रही हूँ क्योंकि अब आपको चीज़ें काफ़ी समझानी है मैंने। तो यहाँ ये केप टाउन से जैसे ही ईस्ट की तरफ गई, ये ईस्ट पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट सारा ईस्ट हो गया, तो ये लगभग 3500 किलोमीटर आगे गए थे। तो उस टाइम पर जो वेदर है, जो मौसम है, काफ़ी चेंज होने लग गया। जब ये केप टाउन से आगे की तरफ, ईस्ट की तरफ 3500 किलोमीटर गए तो वेदर चेंज होने लग गया। अब वेदर जो था वो काफ़ी एट्रोशियस सा हो गया था, काफ़ी विकेट टाइप का, और बहुत ऐसे तूफान सा हो गया था यहाँ पर, क्योंकि इंडियन ओशन है, जैसा कि मैंने बताया ये रफेस्ट ओशन है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा वेदर खराब हो गया था। अब टाइम आता है क्रिसमस का, 25 दिसंबर 1976। देखो इन्होंने जब अपनी जर्नी शुरू की थी वो था जुलाई 1976, और अब यहाँ केप टाउन से आगे जब ये 3500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गए तो ये टाइम था 25 दिसंबर 1976 का। अब क्रिसमस तो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है, क्रिश्चियंस के लिए, तो इन्होंने वहीं पर क्रिसमस ट्री बनाया, मतलब अपने बोट पर, और वहीं पर इन्होंने क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। फिर उसके बाद आया न्यू ईयर, लेकिन न्यू ईयर पर भी वही सेम हालात थे। न्यू ईयर पर भी कुछ चेंजेस नहीं हुआ वेदर में, वेदर वैसा का वैसा ही रहा। ओके, अब न्यू ईयर मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि अब हम हैं 1 जैन 1977 में। ओके, क्योंकि 1976 में इन्होंने जर्नी शुरू की थी, न्यू ईयर आ गया 1 जैन 1977, अभी भी वेदर वैसा का ही वैसा था। अब उसके बाद 2 जनवरी आया, 3 जनवरी आया, 4 आया, 5 आया, फिर 6 आया। तो इन दौरान इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ ये कि 2 जनवरी के दिन, ठीक है, जब 2 जनवरी आया तो उस टाइम पर वेदर इतना ज़्यादा खतरनाक हो गया कि इनकी जो शिप है उसमें पानी भरने लगा, जाइगेंटिक वेव्स आने लगी, बड़ी बड़ी वेव्स, और इनकी जो शिप थी वो 8 नॉट्स पर चल रही थी। 8 नॉट्स का मतलब है कि जब हम सी रूट लेते हैं ना तो उसको हम नॉटिकल माइल्स में गिनते हैं, नॉटिकल माइल्स में। तो इनकी जो शिप थी वो 8 नॉट्स पर चल रही थी। इनके पास एक जिब भी था। जिब क्या होता है? जिब होता है एक तरीके का वो मतलब ट्रायंगुलर होता है, इसको ना शिप के आगे लगाया जाता है कि अगर वेव्स आएँ तो टकरा के वापस गिर जाए, मतलब जो पानी है वो शिप में ना भरे बल्कि वो टकरा कर नीचे वापस गिर जाए। खैर, फिर 3 जनवरी आया। 3 जनवरी को भी इनका यही हाल था। मतलब बहुत मुश्किल से इन्होंने सरवाइव किया, जैसे तैसे इन्होंने सरवाइव किया, लेकिन 3 जनवरी को इनकी शिप का इंजन ख़राब हो गया। फिर 4 जनवरी आया। 4 जनवरी जब आया तो इन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को संभाला और थोड़ा सा वेदर हल्का सा थोड़ा सा ठीक हुआ तो इन्होंने फिर अपना खाना खाया। अब इन्होंने खाना खाया, फिर उसके बाद इनको ये पता लग गया था कि अब हम ऑस्ट्रेलिया डायरेक्टली नहीं पहुंच सकते, हमें बीच में रुकना पड़ेगा, क्योंकि इनकी शिप बिल्कुल रैक्ड हो चुकी थी, बिल्कुल टूट चुकी थी। फिर आया 5 जनवरी। 5 जनवरी को भी वही हाल था कि वेदर जो है काफ़ी वर्स्ट था। फिर इसके बाद हमें 5 जनवरी को ये भी देखने को मिलता है कि जो
नरेटर की जो डॉटर है वो एक इनके लिए कैरिकेचर बनाती है। कैरिकेचर क्या होता है, एक कार्ड बना दिया जिसमें उसने अपने मम्मी पापा की फ़ोटो बना कर दे दी और नीचे कुछ बेस्ट विशेस लिख दिया। तो वो किसने दिया था यहाँ पर 5 जनवरी को? इनकी डॉटर सुजैन ने। और अगर हम जोनाथन की बात करें तो जोनाथन ने इनको कहा था कि पापा अगर हम साथ हैं तो हमें मरने से डर नहीं लगता। तो जोनाथन ने क्या कहा था, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कही थी जोनाथन ने, जिनको ये प्यार से जॉन कहते थे, एंड इसीलिए इस स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कोमास में ढाला है और इस चैप्टर का पूरा नाम दिया है। फिर आया 6 जनवरी। 6 जनवरी को हुआ ये कि थोड़ा सा अभी वेदर काम डाउन हो चुका था, इतना ज़्यादा वर्स्ट नहीं था, तो इस टाइम पर नरेटर जो है वो सो रहे थे और नियर अराउंड 6 PM इनको एक आइलैंड दिखा, जिस आइलैंड का नाम था ILE एम्स्टर्डम। अब जो ये ILE है ये इले नहीं है, ईल नहीं है, बल्कि इसकी प्रोनाउंसिएशन है ली, आई साइलेंट है इसमें, ली एम्स्टर्डम। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी जो शिप है, इनकी जो बोट है वो बिल्कुल रैग्ड हो चुकी थी, टूट चुकी थी। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब ये क्या करेंगे, ये एक आइलैंड पर रुक जाएंगे। कहाँ रुक जाएंगे? आइलैंड पर। तो आइलैंड का नाम था ली एम्स्टर्डम। तो इनको 6 जनवरी को 6 PM पर क्या दिखा? ली एम्स्टर्डम दिखा। तो उस टाइम पर नरेटर सो रहा था, लेकिन नरेटर को किसने उठाया? इनके बच्चों ने, क्योंकि इनको बच्चों ने और इन्होंने देखा कि यहाँ पर आइलैंड है, जो आइलैंड ये ढूंढ रहे थे। तो इन्होंने जाकर अपने फादर को कहा कि आप बेस्ट कैप्टन भी हैं और आप बेस्ट फादर भी हैं। और फिर ये सब लोग बच गए थे और जाकर ये ली एम्स्टर्डम आइलैंड पर पहुँचे। वो जो आइलैंड था ना, ली एम्स्टर्डम आइलैंड, ये बहुत ही छोटा आइलैंड था। मतलब इतना छोटा आइलैंड कि यहाँ पर बस सिर्फ 28 लोग रहते थे। कितने लोग रहते थे? 28 लोग। और ये 65 किलोमीटर वाइड था। इतना छोटा ये आइलैंड था। इट्स लाइक पेबल इन द ओशन, क्योंकि इंडियन ओशन बहुत बड़ा है। उस इंडियन ओशन के बीच में ली एम्स्टर्डम आइलैंड था और ये 28 लोग यहाँ रहते थे और लगभग 65 किलोमीटर ये वाइड था। ठीक है, तो ये सब लोग इस आइलैंड पर पहुंचे, इन लोगों ने इनका वेलकम किया और ये सब लोग बच गए। और जब ये सब लोग बच गए तो नरेटर ने सबको थैंक यू बोला। किस किस को थैंक यू बोला? सबसे पहले इन्होंने थैंक यू बोला लैरी विजिल एंड हर्ब सीगर को, क्योंकि इन दोनों ने बहुत बड़ा काम किया था, जोखिम वाला काम। जब पूरी शिप में ऐसे पानी भर गया था तो उस टाइम पर इस पानी को बाहर निकालने का काम कौन कर रहे थे? लैरी विजिल एंड हर्ब सीगर। इसी शिप की जो व्हील है, उसको व्हील को किसने संभाला था? वाइफ ने संभाला था, मैरी ने। और डॉटर ने कैसे जो है होप दी थी अपने फादर को? तो डॉटर ने अपने फादर को होप दी एक कैरिकेचर बनाकर, उसमें बेस्ट विशेस लिखकर। तो इसलिए नरेटर ने इनको भी थैंक यू बोला। फिर नरेटर ने जोनाथन को भी थैंक यू बोला था, क्योंकि जोनाथन ने क्या कहा था? वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये पूरे चैप्टर की समरी थी। इसके बाद हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे।